आज हम लोग बीजगणित में बहुपद का अध्ययन करेंगे। बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। बहुपद समझने के लिए सबसे पहले बीजीय व्यंजक को समझना आवश्यक है। चर और अचर ये दो तरह की राशियां आपस में विभिन्न तरह की संक्रिया करके बीजीय व्यंजक का निर्माण करती है। उदाहरणतः x+5, यहां पर एक राशि x जो कि चर है और 5 अचर है, और इन दोनों के बीच परस्पर जोड़ की क्रिया से एक संपूर्ण राशि हमें प्राप्त हुई x+5, जो कि एक बीजीय व्यंजक है। इसी तरह किसी अन्य चर के साथ कोई अचर दूसरी क्रिया करके, जैसे कि घटाओ माइनस की क्रिया करके y-2 का निर्माण किया, या फिर x के साथ ये 5 गुणा करके 5x का निर्माण किया, या y के साथ ये 3 भाग देकर y/3 का निर्माण किया। इन सभी में हम देख रहे हैं कि एक चर और एक अचर राशि परस्पर संयोग करके एक बीजीय राशियां बना रही हैं। इसमें चर और अचर के अर्थ को थोड़ा स्पष्ट होना आवश्यक है। चर ऐसी राशि को हम कहते हैं जिसका मान परिस्थिति जन्य होता है, और उस चर के परिप्रेक्ष्य में या फिर अन्य परिस्थिति में इसके मान में परिवर्तन संभव है। परंतु अचर हम उस राशि को कहते हैं जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है। ये 5 किसी भी प्रश्न में 5 ही रहेगा, लेकिन ये x संभव है कि किसी प्रश्न में अगर हम कैलकुलेट करें, उसका हल ज्ञात करें, तो उसका परिणाम 2 भी आ सकता है, या किसी अन्य प्रश्न में इस x का मान 3 भी आ सकता है। चर का मतलब चलने वाला, अर्थात उसके मान को बदलने वाले से होता है। तो पुनः हम लौटे बीजीय व्यंजक पर। हमने यहाँ देखा कि बीजीय व्यंजक के निर्माण में 2 तरह की राशियां अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करती है, एक चर राशि और एक अचर राशि, और उन दोनों का आपसी किसी भी ढंग की क्रियाएं हो सकती है, जैसे यहाँ जोड़ की हो, यहाँ घटाओ की, यहाँ गुणा, या यहाँ भाग की, और इस तरह से हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं। विगत कक्षाओं में हमने ऐसे बीजीय व्यंजकों का परस्पर जोड़, घटाओ, गुणा और भाग किया हो, लेकिन अब अगर इसके अध्ययन में हम आगे बढ़े तो हमें एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक, हम एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक उसकी पहचान करेंगे जिसे कि हम बहुपद कहते हैं। तो बहुपद की परिभाषा हम दे सकते हैं कि जिस पद के चर का मान ऋण्यतर पूर्णांक, जैसे कोई पद हुआ 5x, इसमें चर हमारा है x, और यहां पर x का घात कुछ न दिखाई देने के कारण हम अपने जो है जानकारी से मान रहे हैं कि यहाँ इसका घात 1 है, और ये एक धनात्मक 1 है, और ऐसा ही हमको चाहिए, और ये हमारी वांछित है, हमारी आवश्यकता है, हमारी डिमांड है बहुपद होने के लिए। फिर से हम एक बार आपको परिभाषा दोहराएं कि वैसे पद जिसके चर का घात ऋण्यतर पूर्णांक हो, यानी ऋण से इतर, ऋण नहीं हो, ऋण से इतर
अलग तरह का यदि कोई पूर्णांक हो इसके घात के रूप में, तो हम ऐसे पद को बहुपद कहेंगे। दूसरी भाषा में हम यदि समझे तो ऐसा पद जिसके चर का घात या तो शून्य हो या कोई धनात्मक पूर्णांक हो। उदाहरणतः ये सभी बहुपद हैं, जैसे 2x⁻3, यहां पर इसका घात 3 और ये धनात्मक पूर्णांक है। नॉर्मली x⁵ यह भी एक बहुपद है, लेकिन y⁻⁻2 यह बहुपद नहीं है क्योंकि इसका घात ऋणात्मक है। एक दूसरा देखते हैं उदाहरण में हम z⁻1/2, यह भी बहुपद का उदाहरण नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है क्योंकि इसका घात एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं। तो इस पर हमें ध्यान से अभ्यास करनी होगी। कुछ दिए गए साधनों का उपयोग करके दिए गए पद जो है बीजीय व्यंजक बहुपद है कि नहीं है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस आवश्यक है। बहुत सारे पदों में हमको कंफ्यूज करने के लिए अचर को कुछ दूसरे रूप में दे दिया जाता है। जैसे हमसे पूछा जा सकता है √5 × t या √5t यह बहुपद है कि नहीं। हम आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे, बहुपद के निर्धारण में हमें चर का घात देखना है, अचर की स्थिति पर विचार नहीं करनी है। अचर चाहे जिस प्रकार का भी हो हम उसे स्वीकारेंगे, चाहे वो अचर रूट में हो, चाहे वो अचर धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो, चाहे परिमेय पूर्णांक हो, चाहे जिस भी रूप में अचर हो, हम उस अचर को स्वीकारेंगे। हमें देखना है चर और उसका घात, और यहां पर t इसका घात एक धनात्मक 1 है के कारण यह बहुपद है। इसी भांति अगर कोई प्रश्न इसके लेके हमें प्राप्त हो तो यहां भी ये अचर का पद है और ये जिस भी अवस्था में है हमें स्वीकार्य है। हमारे चर का जो पद है उसका घात एक धनात्मक 1 है और इसलिए यह भी बहुपद है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आ सकते हैं जिसमें हमें ये पहचान करनी होगी कि दी गई राशि दिए गए व्यंजक बहुपद है कि नहीं है। हमारी अपेक्षा है आप तमाम विद्यार्थियों से कि अपने पाठ्य पुस्तक से ऐसे कुछ प्रश्नों को आप बनाएं और अपने अभ्यास को बढ़ाएं, इस क्षमता को बढ़ाएं कि आप दिए गए व्यंजकों को तय कर सके कि दी गई व्यंजक बहुपद है कि नहीं। अब हमारे पास जो व्यंजक बहुपद के रूप में है वो बहुपद एक पदी भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है, त्रिपदी भी हो सकता है। हम अपने अध्ययन को प्रारंभ एक पदी बहुपद से करते हैं, जैसे x² या फिर 2x⁻3, ये सब बहुपद है। द्विपदी में यदि हम उदाहरण देखें तो यह भी एक बहुपद है, ये द्विपदी का उदाहरण है। तो हम आपको जैसे कि बताएं हम अपने अध्ययन का प्रारंभ एक पदी व्यंजक से ही करें। तो एक पदी जो आपके सामने दिख रहा है x² के रूप में, एक दूसरा एक पदी बहुपद हमने लिखा है 2x⁻3। अब इन दोनों पदों में हमारा चर x है। हम कह सकते हैं कि यह x के चर में बहुपद है और इस बहुपद का घात यहां पर जो पहले पद के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है पद, उसके चर का हम घात 2 देख रहे हैं और दूसरा जो पद है हमारे सामने उसके चर का घात हम 3 देख रहे हैं। तो ऐसे भी प्रश्न हमारे सामने हो सकते हैं कि हमको बहुपद दिया जाए और हमको दिए गए बहुपद में चरों का घात बताने के लिए कहा जाए। संभव है आगे चल के कि वो हमारा बहुपद जो है त्रिपदी बहुपद भी हो, लेकिन अभी हम अपना जो है दृष्टिकोण एक पदी पर ही रखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसी एक पदी बहुपद का घात निर्धारित करने में आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी।
घात के अलावा आप देखेंगे कि उस चर के आगे कोई संख्या कहीं लगी हुई दिख रही है, जैसे यहां ये 2, और यहां न दिख रही है के बावजूद आप जानते हैं कि 1 यहां पर जो है अदृश्य रूप से मौजूद रहता है। इस संख्या को जो सदृश्य हो या अदृश्य हो, हम जो है उस चर का गुणांक कहते हैं। जैसे प्रथम बहुपद जो है यहां, उसमें यदि हम देखें तो चर x जिसका घात है 2 और उसका गुणांक है 1। दूसरे बहुपद की यदि बात करें तो इस चर का घात है 3 और इसका गुणांक है 2। और इस तरह से यदि कोई एक पदी बहुपद हमें दिए जाए तो हम उस एक पदी बहुपद के चर का घात और उसका गुणांक जो है बता सकते हैं। समस्याएं थोड़ी और आगे बढ़ सकती है, आ सकती है, जब हमारे सामने बहुपद एक पदी से अधिक रूप में हो, जैसे द्विपदी हो, त्रिपदी हो। जैसे उदाहरणतः ये एक द्विपदी बहुपद है और इसका पहला पद भी बहुपद के परिभाषा को पूरा करता है। अगर हम पहले पद पर विचार करें तो x चर का घात 2 है जो धनात्मक पूर्णांक है और इस कारण बहुपद की परिभाषा को पूरा कर रहा है। दूसरा पद देखें तो यह x जिसका घात 1 है, धनात्मक 1 प्लस 1, और यह भी बहुपद की परिभाषा को पूरा कर रहा है। तो फिर यह संयुक्त रूप से भी बहुपद है। परंतु एक दूसरे पद का उदाहरण लेते हैं हम, तो इसमें पहला पद तो हमारा बहुपद की परिभाषा को पूरा कर रहा है, परंतु दूसरा पद हमारे बहुपद की परिभाषा को पूरा नहीं कर पाएगा और इस कारण यह संयुक्त रूप से भी बहुपद नहीं माना जाएगा। आप जैसा जानते होइएगा कि एक सरा आम पूरे टोकरे को सरा देता है, उस तरह से एक सरा पद पूरे को जो है सरा देगा, यानी इसको बहुपद के दायरे से निकाल देगा। ये दिया गया पद, ये व्यंजक हमारा बहुपद नहीं। तो एक से अधिक पदों के बहुपद के निर्धारण के लिए हमें उसके प्रत्येक पद पर विचार करना होगा। जैसे कुछ और आगे बढ़ते हैं, ये त्रिपदी बहुपद है और बहुपद है क्योंकि हम इस पर नजर डालें तो इसका पहला पद जिसका चर x है का घात 5 है और वो प्लस 5 है, धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा पद उसके चर x का घात प्लस 2 यानी यह भी धनात्मक पूर्णांक है। और तीसरा जो पद है वो अचर का है। और हम आपको पहले बताएं कि अचर वाले पद के माध्यम से हमें विचार नहीं करना है कि दिया गया व्यंजक बहुपद है कि नहीं है। बहुपद है या नहीं है इसका निर्धारण करते हैं हम चर वाले पदों को। तो ये हमारे बहुपद की परिभाषा को पूरा कर रहा है, ये बहुपद की परिभाषा को पूरा कर रहा है और इसके दृष्टिकोण से विचार ही नहीं करेंगे और इस तरह से यह संपूर्ण पद जो है बहुपद है। परंतु इसी में यदि कोई पद हमारा बहुपद के परिभाषा से विलग होता है, जैसे यहीं पे अगर इस x के घात 5 के आगे ऋणात्मक चिन्ह लग जाए तो फिर ये पहला पद ही इसका बहुपद की परिभाषा को पूरा नहीं कर पाता, जिस कारण की ये संपूर्ण व्यंजक बहुपद नहीं होता, बहुपद नहीं हो पाता। तो यदि हम किसी बड़े बहुपद की द्विपदी त्रिपदी यदि हम बहुपद की बात करें, जैसे फिर से हम इसी बहुपद को लिखते हैं, तो इस बहुपद का घात है 5 और यहां पर इस बहुपद का घात है 2 और यहां पर तो चर नहीं है। आगे कुछ इसकी और भी विशेषता होगी जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो हमारे सामने सदृश्य चर है तो उसका घात क्रमशः 5 और 2 है। निश्चित ही नेतृत्व किसी बड़े को ही मिलता है, तो यहां पर 5 जो बड़ा घात है यही हमारा नेतृत्व करेगा संपूर्ण बहुपद का।
और यदि संपूर्ण बहुपद को एक सूचक px से सूचित किया जाए तो हम कह सकते हैं कि px का घात 5 है। संयुक्त रूप से ये जो बहुपद है, इस पूरे बहुपद का घात 5 है। एक बार फिर से हम बताएं, यदि कोई बहुपद जिसमें द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, पंचपदी ऐसे बहुत सारे पद हैं, तो जिस पद का सर्वाधिक घात होगा वही सबसे बड़ा घात पूरे बहुपद का घात माना जाएगा। ऐसे हम बहुपद को पहचान रहे हैं घात के नजर से, तो हम इसको वर्गीकृत भी कर सकते हैं घात के नजर से। जैसे बहुपद का वर्गीकरण, तो हम ऐसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 1 हो, जैसे ये बहुपद, यहां पर जो चर है उसका अधिकतम घात है 1, या फिर ये बहुपद, ये सभी एक घातीय बहुपद कहलाएंगे, क्योंकि इनका जो घात है वो 1 है और वही अधिकतम है। उससे अधिक इस बहुपद में घात नहीं है, तो ये एक घातीय बहुपद। अगर हम ऐसे पदों पर विचार करें, या फिर तो हम यहां पा रहे हैं कि इस बहुपद में जो चर है उस चर का घात है 2, और यही 2 है सबसे अधिक है, इसलिए इसको हम द्विघातीय बहुपद कहेंगे और इसका घात 2 माना जाएगा। और यह भी एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। ये त्रिपदी बहुपद है जिसके पहले पद का घात 3, दूसरे पद का घात 2 और तीसरा अचर पद है। और इस 3 और 2 घात में 3 घात अधिक है, जिसके माध्यम से ही हम पूरे बहुपद को जानेंगे। और इस बहुपद को 3 घात वाला यानी त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। इसी तरह से बहुपद के घात अगर अधिक होंगे तो उस अधिक घात के माध्यम से इस बहुपदों को हम नामांकित कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। एक विशेष स्थिति आती है सभी अचर पद में, यदि हम एक ऐसा पद लें जिसमें चर ही नहीं, जैसे 5 एक अचर पद है, और अगर हम इसे एक बीजीय रूप में परिवर्तित करें तो आप जो है यहां देखें, हमने इसको बदला 5 × x⁴। ऐसा हमने इसलिए किया कि हम एक गणित के नियम से अवगत हैं कि किसी संख्या का घात 0 हो तो उसका परिणाम 1 होता है। अगर इस 5 में हम 1 से गुना करें, हम इस 5 को अगर हम 5 गुणे 1 लिखें और फिर इस 5 और गुणे 1 के जगह पर x⁴ लें, तो फिर ये अचर एक जो है चर अचर के संयुक्त रूप में हमारे सामने आ गया, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 x⁴। और इस अवस्था में आने पर अब यह हमारा जो है बहुपद हो गया, एक बीजीय पद हो गया जो x के चर में है, परंतु इस x चर का घात यहाँ 0 है, और इसलिए हम इसको विशेष प्रकार का बहुपद, शून्य बहुपद कहेंगे। और ऐसा हम जाने कि सभी अचर पद शून्य बहुपद कहलाते हैं, शून्य बहुपद माने जाते हैं। तो आज के अध्ययन की हम एक बार पुनरावृत्ति करते हुए आज का अध्ययन हम रोकेंगे कि हमने आज सीखा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक के विशेष प्रकार,
जो कुछ विशेष गुण धर्म धारक हैं वो बहुपद कहलाएंगे। बहुपद जिस बीजीय व्यंजक के चर का घात ऋण्यतर पूर्णांक हो, अर्थात शून्य या कोई धनात्मक पूर्णांक हो, तो वो बहुपद के श्रेणी में आएंगे। बहुपद विभिन्न पद वाले हो सकते हैं, जैसे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, पंचपदी वगैरह वगैरह। बहुपद में जो चर हैं उनका जो घात होगा वो घात तय कर सकते हैं, हम उसका गुणांक तय कर सकते हैं, और घात के दृष्टिकोण से बहुपद को नामांकित कर सकते हैं, जिसमें हमारा क्रम था एक घात वाला बहुपद, एक घातीय बहुपद, द्विघात वाला बहुपद, द्विघातीय, तीन घात वाला बहुपद, त्रिघातीय, और एक विशेष परिस्थिति घात शून्य वाला बहुपद जो अचर का होता है उसको हम लोग शून्य बहुपद कहेंगे। एक विशेष नाम एक घातीय बहुपद का भी दिया जाता है। हम लोग आगे चल के इन बहुपदों का आलेख भी खींचेंगे, और उस आलेख खींचने के क्रम में हम पाएंगे कि एक घातीय बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है, और इस कारण हम लोग एक घातीय बहुपद को भी विशेष नाम से रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। तो यहां हमको याद रखना होगा कि एक घातीय बहुपद और रैखिक बहुपद परस्पर पर्यायवाची है। एक घातीय बहुपद मतलब रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद मतलब एक घातीय। आप सबों से अपेक्षा है कि क्लास 9th में आपकी जो बहुपद की प्रश्नावली है, प्रथम प्रश्नावली, उसमें इन्हीं सब संदर्भों से जुड़े हुए प्रश्न दिए गए हैं। उम्मीद है आपसे अब सारे प्रश्न बनेंगे, आप उस सारे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और फिर आगे के लिए हम लोग तैयार होंगे। धन्यवाद।